गो। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप सबका भी अपना है यार। तो देखो, हम 150 से सिर्फ 4 सब्सक्राइबर्स दूर है। 150 सब्सक्राइबर करने हैं आपको। कल भी बोला था हमको चौका चाहिए, आप लोगों ने सिंगल भी नहीं दिया यार। तो यहाँ पे भी चौका दीजिए। जी जी, बिल्कुल सही। 4 रन आपको, सिर्फ 4 सब्सक्राइबर्स माफ कीजिए, आपको देने हैं। तो 4 सब्सक्राइबर दे दीजिए। उसके बाद काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आप लोगों ने कल मिल्खा सिंह के बारे में बात नहीं की थी। तो देखिए, हम सबके लिए वो बहुत ही बड़ी प्रेरणा है। आज इंडिया में स्पोर्ट्स की जितनी भी रिस्पेक्ट है उनसे शुरू होती है। जिस तरह से मिल्खा सिंह ने अपना रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस रही, लाजवाब थी। और फ्लाइंग सिख के नाम से वो मशहूर थे। तो हम सबके लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है वो। तो हम सब की ओर से, पूरे स्पोर्ट्स क्लब की टीम की ओर से, साथ ही साथ आप सब के लिए भी, आप सब की ओर से भी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों, ये तो मिल्खा सिंह के बारे में हुआ। अभी हम चलते हैं आज के शो पे। तो आज अमित भाई और पलाश जी हमारे साथ दोनों भी है। तो पलाश भाई और अमित भाई, आपका स्वागत है पहले शो में। शुक्रिया अनमोल जी। जी जी बिल्कुल शुक्रिया अनमोल जी। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं पलाश जी। आज हम जो सेकेंड सेशन और थर्ड सेशन के प्ले हुआ बीच में, क्योंकि काफी बार स्टॉप स्टार्ट हुआ खेल। काफी बार रुका, उसके बाद शुरू हुआ, फिर रुका, फिर शुरू हुआ, फिर रुका, फिर शुरू हुआ। लेकिन फिर भी 146 पे 3, आप संतुष्ट है स्कोर लाइन से इंडिया के, या फिर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा रन होने चाहिए थे या विकेट कम होने चाहिए थे? जी देखिए, मेरे ख्याल से कल 190 या 200 बनने चाहिए थे। वो बैड लाइट के वजह से, अगर देखा जाए, वो बैड लाइट बार बार आ रही थी, तो उसकी वजह से बार बार स्टॉप हो रहा था गेम। लेकिन जितना भी गेम हुआ उतने में, अगर मेरा अगर दिल करता है कि भाई 190 या 200 के बीच होना चाहिए था कल का जो गेम हुआ उसके अंदर। लेकिन पलाश जी, एक ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, बारिश के वजह से था। तो फिर भी, तो इसमें आपको कुछ लगता है कि इतना स्कोर सफिशिएंट है बारिश और ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए? जी, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन होने चाहिए थे ज्यादा। लेकिन फिर भी इतने में काफी है। फिर आज जो गेम होगा उससे काफी उम्मीद लगाए बैठा हूं मैं भी, और सारे दर्शक भी, कि आज अच्छा गेम हो। तो मैं आज आपको बता दूं दर्शकों की, लाइट खराब होने के चांसेस तो आज भी है, क्योंकि काफी बार क्लाउडी रहेगा वेदर। लेकिन बीच का जो सेशन है, मैंने लगभग 11:30 बजे, लंच टाइम से भी थोड़ा सा पहले, 11:30 बजे से लगभग 2 बजे तक आपको बारिश के आसार दिखे आज 3 घंटे। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि वो 3 घंटे में लाइट चार्ज हो और खेल हो, ताकि हमें कुछ ना कुछ तो देखने मिले। और बस वो 3 घंटे के अलावा ज्यादा बारिश है नहीं आज मैच में। तो बस उम्मीद यही करता है कि जो वो जो 3 घंटे का पैसेज है, 11:30 से 2 बजे तक का, तो वो उस पैसेज में थोड़ा हम सबको मतलब कम बारिश मिले, ज्यादा गेम देखने मिले, ताकि सेशंस वॉश आउट ना हो। लेकिन अमित भाई, आपके हिसाब से अभी तक के खेल से आप कितने खुश है और आपको क्या लगता है? जी देखिए अनमोल जी, बिल्कुल सही कहा पलाश भाई ने कि 190 रन बनने चाहिए थे, 180 से 190 रन। बट जितना भी खेल हुआ है उसे हमें इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने 146 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, और बहुत अच्छा निगोशिएट किया है इंडिया ने न्यूजीलैंड बॉलर को, खासकर ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी को। जिस तरह से इंडियन ने निगोशिएट किया है विराट कोहली और रहाणे ने, आखिरकार ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट ले लिया है चेतेश्वर पुजारा का। लेकिन फिर भी जो इंडिया ने जो फाइट बैक दिखाया है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और मैं संतुष्ट हूँ इस स्कोर से, 146 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। सो अच्छा है इंडिया का। जिस तरह से वेदर, और बार बार आपको पता है कि इन एंड आउट प्लेयर को होना और फिर बाद में उसी कॉन्सेंट्रेट के साथ खेलना, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए कोहली और रहाणे को। अमित भाई, मेरा मानना ये है, देखिए जिस तरह से 146 का स्कोर बना है 3 विकेट के नुकसान पे, तो अभी तक भी टिम साउदी को हमने एक भी विकेट नहीं दिया है। नील वैगनर और ट्रेंट बोल्ट और कॉलिन दी ग्रैंडहोम, सिर्फ ये जी, कायल जेमिसन।
काइल हाँ जेमिसन भी है और मतलब कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ये चार गेंदबाज ऐसे जिन्होंने मूवमेंट्स तो बनाए हैं विकेट लेने की। हालांकि चार में से तीन यानी काइल जेमिसन, ट्रेंट बोल्ट और इसको मतलब नील एग्जैक्टली। वैगनर को तो मिल गई है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं चारों गेंदबाज मिलके टैंडम ने, वो थोड़ा भी और मुश्किल जा रहा है। आपको क्या लगता है? और ये मुश्किल का सबक है भारत के लिए कि किस तरह से टीम वर्क के हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम गेंदबाजी कर रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल है, ये इस टॉप क्लास गेंदबाजी को खेलना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टीम साउथी थोड़ा वेवर्ड गेंदबाजी कर रहे थे पहले, तो उन्होंने पहले हाफ में उनकी बहुत वेवर्ड गेंदबाजी थी। लेकिन जैसा जैसा गेंद पुराना होता हो गया और जैसा जैसा वो चार्ज होते गए, वैसा वैसा उन्होंने अपनी लय पकड़ी है। लेकिन आपने एक बड़ा वाजिब मुद्दा ये उठाया है कि जो कॉलिन दी ग्रैंड होम है वो भी बहुत अच्छा स्विम करा रहे हैं और बहुत अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। बीच में तो कल तो एक बॉल लगभग लगभग विराट कोहली का विकेट ले ही लिया था उन्होंने, अनप्लेबल बॉल थी वो। सो कॉलिन दी ग्रैंड होम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल न्यूजीलैंड टेंडम में गेंदबाजी कर रही है। और मुझे लग रहा है कि यही कहीं एक जो निर्णय है भारत को कि आर अश्विन को खिलाना, ये थोड़ा अगर मैच पूरा होता है तो कहीं 19-20 ना हो पड़ जाए भारत को। तो इससे अवेयर रहना पड़ेगा। और अभी जो जैसा कि आपने बताया है कि जो लंच के पहले 1-1.5 घंटा जो भी खेल होगा, तो होपफुली कि हम आशा करते हैं कि पूरा खेल हो। तो इंडिया को, जो हमारे दोनों बैट्समैन हैं, खासकर ट्रेंट बोल्ट को बिल्कुल निगोशिएट करना होगा। यदि 1-2 विकेट ट्रेंट बोल्ट या टीम सऊदी में से कोई एक झटक लेता है तो फिर हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ पलाश जी, मेरा सवाल ये आपसे है, इस सिचुएशन में शार्दुल ठाकुर कितने इफेक्टिव हो सकते थे? उनका नाम पहले 15 में ना होना, उसके बाद उनका ना खेलना, कितना इफेक्टिव हो सकते थे शार्दुल ठाकुर इस सिचुएशन में? जैसे कॉलिन दी ग्रैंडहोम कर रहे हैं, कॉलिन दी ग्रैंडहोम से तो बहुत ही बेहतर गेंदबाज है शार्दुल ठाकुर। जिस तरह से वो स्विंग करवाते हैं, तो इंग्लैंड की कंडीशंस उनको और ज्यादा सूट करती है। वहां पे शार्दुल ठाकुर कितना इफेक्टिव हो सकते थे आपको लगता है इस मैदान में? पलाश जी के साथ शायद कनेक्शन हमारा टूट गया। पलाश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है। तो अमित भाई, आपसे ही वो सवाल मैं रिपीट करूंगा। देखिए अनमोल भाई, जहां तक आपने शार्दुल ठाकुर की बात कही है, पहली बात तो है कि उनका 15 में ना होना थोड़ा सा मुझे आश्चर्यजनक लगा कि उन्हें कम से कम 15 स्क्वाड में तो रहना चाहिए था। और कॉलिन डी ग्रैंड होम और शार्दुल ठाकुर की यदि बात की जाए तो बिल्कुल शार्दुल ठाकुर कहीं बेहतर, ना कि वो बेस्ट गेंदबाज है कॉलिन डी ग्रैंड होम से। और बैटिंग लगभग दोनों की एक सी है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अश्विन की जगह यदि शार्दुल ठाकुर को इम्प्लीमेंट किया जाता तो बहुत अच्छा होता इंडिया के लिए। क्योंकि वो तो आपने देखा होगा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी बैटिंग भी की थी और बॉलिंग से तो आप सभी जानते हैं उनके कि रूबरूबा। और एक पिछले कई बार फ्रेंच मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स और कई बार तो कोहली ने भी उन्हें पार्टनरशिप ब्रेकर के रूप में यूज किया है और उन्होंने वो काम किया भी है। और लकीली वो जब भी आते हैं तो 1-2 विकेट चटका ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेस किया है कि शार्दुल ठाकुर ही खेलने चाहिए थे, मुझे लग रहा है। बट अब जो टीम लिया है हमें उसी टीम के साथ जाना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया को ये आर अश्विन को पिक करना कहीं ना कहीं महंगा ना पड़ जाए यदि मैच पूरा होता है तो। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बोला अभी। देखिए, आर अश्विन को शायद इसलिए पिक किया गया है क्योंकि संजय माजरेकर को बताना है कि आर अश्विन बेहतर गेंदबाज ग्रेट बोला था उन्होंने तो शायद आर अश्विन को उन्होंने संजय माजरेकर को प्रूव करने के लिए रखा हो। चलिए, अभी तो हम, ये तो बात हुई मजाक की, इसको सीरियस मत लेना, नहीं तो भाई जो संजय माजरेकर के फैंस है वो हमको कमेंट बॉक्स पे बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी लिख सकता है। इसलिए हम तो फिलहाल ये मजाक की बात कर रहे थे, इसलिए मैं हंस भी रहा था इसमें। तो देखिए, ऐसा है कि अब आगे अमित भाई आज के प्ले की तरफ हम लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो आज इंडिया कितने रन पे ऑल आउट होगी, या ऑल आउट होगी भी या नहीं होगी आज? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें वेदर पे देखना पड़ेगा, वेदर उसका क्या है। और यदि बारिश नहीं होती है तो मुझे लगता है कि आज इंडिया ऑल आउट हो जानी चाहिए। और आज यदि ये मान लीजिए कि यदि इंडिया ने यहाँ पे 280 का स्कोर भी बना लिया तो बहुत चैलेंजिंग स्कोर होगा। क्योंकि हमारे इंडियन के पास, ठीक है, हम अश्विन की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन
यदि उनको छोड़ भी दिया जाए तो भी हमारे इंडियन टीम के पास इतना सक्षम गेंदबाजी अटैक है कि जो न्यूजीलैंड के 4 गेंदबाज कर रहे हैं वो हमारे 3 ही गेंदबाज कर सकते हैं, खासकर 3 में से तो यदि हम ईशांत शर्मा, बुमराह और तो खासकर तो हमारे पहले के जो टॉप 2 गेंदबाज हैं बुमराह और शमी, तो मुझे नहीं लग रहा है कि पहला बुमराह और शमी के साथ शुरुआत करेंगे। मुझे लग रहा है कि ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह के साथ कोहली जाएंगे पहले स्पेल के लिए। तो जो न्यूजीलैंड के 4 गेंदबाज कर रहे हैं हो सकता है हमारे 3 गेंदबाज भी कर दें। तो गेंदबाजी तो हमारी भी टॉप क्लास है, ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं वही लगता है कि अजी अश्विन की जगह कोई होता तो अच्छा लगता। बट हाँ, 280 के आसपास यदि इंडिया बनाता है तो बिल्कुल चैलेंजिंग स्कोर होगा। चलिए अमित भाई, जिस तरह से आपने बोला 240 280 के आसपास इंडिया को बनाना चाहिए स्कोर। अच्छा, यूरोस के भी मैचेस चल रहे हैं, तो मैं आपको अपडेट दे दूं। यहाँ पे कल का जो मुकाबला था, ग्रैंड मैच पोर्चुगल और जर्मनी का, 4-2 से पोर्चुगल ने हरा दिया है। बहुत बड़ी यहाँ पे खबर थी। पोर्चुगल और जर्मनी के बीच मुकाबला था जहाँ पे 4-2 से पोर्चुगल ने हरा दिया जर्मनी को। सॉरी, जर्मनी ने पोर्चुगल को हरा दिया, मुझे माफ कर दीजिए यार। 2-2 गोल्स हैवर्ड और ग्रोजा ने मारे। रोनाल्डो ने पोर्चुगल से एक गोल लगाया था, जो कि शुरुआती गोल लगाया था। तो देखिए, पोर्चुगल की टीम का जर्मनी की टीम का पोर्चुगल को हरा देना, अमित भाई, कितना बड़ा सेटबैक है पोर्चुगल की टीम के लिए। जो हंगरी था, 84 मिनट्स तक 0-0 का स्कोर लाइन लेकर गए थे, और आखिरी में आके उन्होंने पोर्चुगल को हरा दिया है। तो किस तरह से आपको लग रहा है? जी देखिए, बिल्कुल पुर्तगाल को हारना बोले तो बहुत बड़ा सेटबैक है। और जर्मनी टीम से हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। लेकिन ये थोड़ा कल ज्यादा ही अटैकिंग खेली है जर्मनी की टीम। इतना मुझे नहीं लगा था कि इतना अटैकिंग जर्मनी की टीम खेलेगी। बट उन्होंने बहुत अच्छा जो उन्होंने उनके डिफेंडर ने पहला गोल कंसीड करने के बाद तो और ही आक्रामक हो गए जर्मनी। तो उन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला है। और शायद कुछ रोनाल्डो पहला गोल करने के बाद दूसरे मिनट में, दूसरे हाफ में ऑफ कलर दिखे। तो ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा है जर्मनी के लिए, बहुत। और पुर्तगाल के लिए एक बार फिर से रीथिंकिंग करने का उनके पास रीथिंकिंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो चलिए दोस्तों, यूएफा के आज के जो मुकाबले है उसके ऊपर भी हम कल लेकर एनालिसिस लेकर आएंगे अलग वीडियो में। साथ ही साथ बहुत ही डिटेलली हम यूएफा को भी कवर कर रहे हैं। बट फिलहाल क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, हमारा ध्यान ज्यादा फाइनल की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम खेल रही है। तो इसलिए हम लोग उन्हें अपना यूएफा को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। अगर आपको चैनल का अगर आपको शो पसंद आया होगा तो प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम 150 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। और 150 सब्सक्राइबर पहुंचने के बाद, जी बिल्कुल सही, 150 सब्सक्राइबर्स पहुंचने के बाद आपके लिए कुछ एक सरप्राइज भी हम रखने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हैंड क्रिकेट के बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो वील ट्राई नेक्स्ट संडे मैच खेले, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी WTC का मैचेस चल रहे हैं, WTC का फाइनल है। और तो हमारी जितने भी टीम है, सारी की सारी आपको इधर कंटेंट देने के लिए लगी हुई है। और यूएफा भी चल रहा है, तो आपको पता ही है कि हम कंटेंट इस साइड ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल एनिमेशन चैनल नहीं है, स्पोर्ट्स का चैनल है। एनिमेशन तो हम तब दे देते हैं जब आपको देखो, जब फ्री टाइम होता है, जब कोई खाली टाइम होता है, तब हम एनिमेशन दे देते हैं। बट क्योंकि अब ये स्पोर्ट्स का चैनल है, तो हैंड क्रिकेट का जो हमारा प्रायोरिटी, वो मेन प्रायोरिटी नहीं है। बट आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, हैंड क्रिकेट को बहुत ही खूबसूरत सपोर्ट दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो अमित भाई, आपने रिमार्क्स दे दीजिए, फिर हम वीडियो को एंड कर देते हैं। जी अनमोल भाई, बिल्कुल। आप सभी दर्शकों ने जिस तरह से हैंड क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया है और प्रोत्साहित किया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जैसा कि हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड बाय एवरी ग्रुप मेंबर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रीच 150 सब्सक्राइबर। तो आपको मालूम है कि हमें 4 सब्सक्राइबर की जरूरत है। और आशा करता हूं कि आज आप इसे पूरा करने में हमारी मदद करेंगे और हमें 150 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर आप हमें आशीर्वाद देंगे। चलिए, इसी के साथ करते हैं शो को खत्म। थैंक यू सो मच।
अच्छा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक है, वहां पे भी जुड़ जाओ ताकि आपको ड्रीम इलेवन की टीम्स मिलते रहे। पिछले 2 दिन 3 दिन से हम लोग दे नहीं पाए हैं क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे, बट अभी यहाँ पे फाइनली अब आज हम वापस आ गए तो टेलीग्राम पे भी आपको टीम्स मिलेगी। जी तो हाँ अनमोल भाई, और हम पीएसएल की भी बात कर ले थोड़ा जाते जाते कि पीएसएल में हमारी 4 टीम क्वालिफाई कर गई हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, पेशावर जलमी और इस्लामाबाद। तो कल इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान का मैच होना है, उसके बाद में पेशावर जलमी और कराची किंग्स आमने सामने होंगी। तो ये भी बड़े रोमांचक मैचेस होने वाले हैं। तो आप जी इस हाँ। पर भी अपडेट नजर बनाए रखें। हमारे स्पोर्ट्स के सब तमाम दर्शकों को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जुड़े रहें। आपको इसकी ड्रीम इलेवन टीम कल डेफिनेटली, और इसके इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है, हो सके तो हम कल इसका एक टोटली दोनों मैच का एनालिसिस लेके भी आएंगे। जी हाँ, अमित भाई ने जैसे बोला, दोनों मैच का स्पेशल एनालिसिस हम लेकर आ सकते हैं। देखेंगे अगर क्योंकि यहाँ पे अभी WTC है तो देखते हैं, अगर एनालिसिस आएंगे तो बिल्कुल जरूर पक्का आपके लिए कमेंटेड एनालिसिस लाएंगे। और अगर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो देखो फिर हम वीडियो फालतू बना के अपना टाइम और आप लोगों का टाइम भी क्यों वेस्ट करें। अगर जी जी आपको जी, चाहिए, आपको बिल्कुल। ये चाहिए। आपने एक वाजिब मुद्दा उठाया कि यदि आपको एनालिसिस चाहिए, ड्रीम इलेवन टीम चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए, तभी हम इसका एनालिसिस लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।